हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं आपका। आज की जो क्लास है वो पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। पिछला टॉपिक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं, संविधान को लेके जो कर रहे हैं, उसमें अगला टॉपिक हमने पार्ट 2 करा था। पार्ट हमने पहले भी कंप्लीट कर लिया, फिर पार्ट 2 आए थे। पार्ट 2 में हमने देखा था सिटीजनशिप, नागरिकता को लेके अधिकार दिए गए थे कि नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे कैसे ली जा सकती है। तो उसी में हमने क्या देखे थे, हमने सिर्फ भारत के संविधान के अंदर में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं, सिर्फ उन पे विशेष रूप से ध्यान दिया था कि भाई 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ है, तो उस विभाजन में भारत का नागरिक कौन कौन होगा उसको डिफाइन किया। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कि भाई आगे कौन कौन नागरिक होंगे, उनको लेके कोई प्रावधान नहीं थे। तो फिर एक्ट आया, कौन सा आया, एक एक्ट आया। उस एक्ट के द्वारा ये सारी चीजें बदल दी गई। वो एक्ट था नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट आया। इस एक्ट ने क्या करा, आगे बताया कि आगे कौन कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। यानी इसने हमें अधिकार दे दिए कि भाई कैसे कैसे नागरिकता आप ले सकते हो, कैसे कैसे आप नागरिकता छोड़ सकते हो। तो ठीक है, मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू के बाद में हम धीरे धीरे 1 बाय 1 डिटेल से समझते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले तो ये ध्यान रखें, पार्ट टू या भाग 2 5 से लेके 11 नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन ये नागरिकता कब की बताता है कि भारत जब आजाद हुआ 1947 पे कौन कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो आप समझे, नागरिकता अधिनियम में 1955 में अब ये चीज बताई गई कि भाई नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे खोई जा सकती है। तो इसमें जो तरीके बताए गए वो बताया कि जन्म से, कि इंसान जन्म से कैसे है, जन्म अगर कहीं पे ले लेता है तो उसके प्रति क्या अधिकार होंगे, उसके किससे नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, वंश से आपके पिताजी दादाजी आपके पूर्वज हैं उनके हिसाब से कैसे आपको नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण, यानी कि अगर आप भारत सरकार में रजिस्टर्ड करा देते हैं तो आपको अधिकार कैसे प्राप्त होंगे। समावेश के द्वारा, यानी कि अगर कोई भूभाग या मैं कोई लैंड, कोई जमीन, कोई एरिया भारत में मिल जाता है तो मिलने पर उसे अधिकार जो प्राप्त होंगे सिटीजनशिप के, वो कैसे होंगे, वो समावेश के द्वारा। अगर हम लास्ट देखें, विदेशी को नागरिकता देना या देशीकरण, देशीकरण की प्रक्रिया, कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से विदेशी व्यक्ति है जो भारत में नागरिकता चाहता है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये पता ही नहीं। तो वो उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया त्याग के द्वारा, सेकंड समाप्ति, तीसरा वंचन। इनके द्वारा ही क्या करेंगे, नागरिकता को खो देंगे। नागरिकता खोने के प्रति जो बताया गया है वो प्रोविजन इनमें दिए गए हैं। ठीक है, अब देख लें मुख्य संशोधन है, जो मुख्य संशोधन जिन्हें हमें समझना है, जिनको हम समझते चलेंगे, जो मुख्य संशोधन किए गए हैं, जिनको समझना बेस है हमारे, इनके द्वारा ही आप क्या कर पाएंगे, पूरे के पूरे, अगर हम बात करूं सिटीजनशिप एक्ट को समझ पाएंगे 1955 को। तो 1986 में मेजर चेंज हुआ, भारत में जन्मे व्यक्ति हैं, यानी कि पहले इसको मैं समझा दूंगा लेकिन आप पहले समझ लें। ठीक है, आगे भी डिटेल में बता दूंगा। 1986 में क्या होता है, भारत में जन्मे व्यक्ति होते हैं तो उनके प्रति पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है, चाहे वो इमिग्रेंट हो, कोई भी हो, उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी अपने आप से। ठीक है, स्वतः वो सिटीजनशिप पा लेता था, ये प्रावधान था पहले। बट ये क्या है, 1986 में क्या हुआ, प्रावधान चेंज कर दिए गए। ऐसे ही 1992 में महिलाओं के प्रति क्या होता था, भेदभाव होता था, यानी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन था, वो क्या हुआ 1992 के बाद खत्म हो गया। अब 2003 में अवैध रूप से भारत में, यानी अवैध रूप से भारत में व्यक्ति या अप्रवासी, उनके प्रति जो प्रावधान है उसको डिफाइन किया गया कि भाई इमिग्रेंट, यानी कि अगर मैं कहूं इमिग्रेंट की जो डेफिनेशन है इलीगल इमिग्रेंट की, वो यहाँ पे 2003 में डिफाइन कर दी गई। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। चौथा, 2005 विदेशी लोगों की नागरिकता, यानी विदेशी लोग हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनकी नागरिकता को लेकर डिफाइन किया हुआ है। तो हम आगे समझते हैं कि एक 1 बाय 1 समझते जाएंगे, जिससे हम क्लियर करते जाएंगे कि भाई है क्या, एक्शन में जन्म से है क्या, वंश से है क्या। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। तो 1986 में मैंने बताया था, 1986 में होता है क्या है, 1986 से पहले क्या प्रावधान था वो देखें आप। 1986 से पहले जो प्रावधान था, भारत में जन्म लेने पर मात्र से नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म ले लेता है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट हो, यानी अवैध अप्रवासी हो, अगर वो भारत में जन्म ले लेता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ जन्म लेने से थी। 1986 के बाद क्या हुआ, भारत में जन्म लेना, भारत में जन्म तो लोगे, साथ में एक व्यक्ति माता या पिता भारत का नागरिक अनिवार्य है। क्या है, एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए है। 1992 में क्या होता है, 1992 में ये हम देख रहे हैं मेजर चेंजेस, यानी जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं 1995 में, यानी अगर 55 की बात करता हूं, भारत अधिनियम, यानी कि अगर मैं भारत के
नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करता हूं, उसके अंदर जो बदलाव होते आए हैं उनमें जो मेजर चेंजेस हैं उन्हें देख रहे हैं हम। 1992 में क्या होता है, 1992 से पहले प्रावधान किया था, अगर आप नागरिकता लेना चाहते हो तो पिता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यहां पे देख रहे हो आप, यहां पे क्या बात करी गई है, पिता का नागरिक होना। यानी कि अगर मैं बात करूं कि प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, पिता को दी जा रही है। महिलाओं के साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है कि भाई महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया है अधिकार, तो यहां पे महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या भेदभाव हो रहा है। लेकिन 1992 के बाद में क्या होता है, अगर आप नागरिकता लेना चाहते हो तो माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक अनिवार्य है। यानी कि इसमें क्या कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया गया, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव था उसको हटा दिया गया। 1992 से अगर आपने जन्म लिया है, भारत में जन्म लेते हो और आपके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक है तो आपके पास में नागरिकता स्वतः आ जाएगी। ठीक है, ये प्रावधान 1992 के बाद का। ठीक है, अब आते हैं 2003 में। 2003 में अवैध अप्रवासी की परिभाषा दी गई है कि परिभाषित किया गया है कि अवैध अप्रवासी कौन होगा। 2005 में भारत का प्रवासी नागरिक यानी कि मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके प्रावधानों को बताया गया है कि उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो यहां देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार, जो 1955 में बात कर रहा हूं, भारत अधिनियम अगर मैं बात करूं, भारत नागरिकता अधिनियम 1955, उनमें उसमें जो अगर हम देख रहे थे नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, उसमें पहला था जन्म से। तो जन्म से हम देखते हैं जन्म से नागरिकता प्राप्त करना कैसे होता है। 26 जनवरी 1950 यानी कि भारत का संविधान जिस समय क्या होता है ऑफिशियली लागू हो जाता है, तो उस समय से लेके 1 जुलाई 1987 तक क्या क्या रहता है, अगर किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म हुआ है उसका, या जन्म लिया है उसने भारत की बाउंड्री के अंदर में जन्म लिया है, भारत के दायरे के अंदर जन्म लिया है, तो उसके पास अपने आप स्वतः इंडियन सिटीजनशिप आ जाएगी, यानी भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगी। स्वतः उसके पास में एक अधिकार होगा कि वो अब भारत का नागरिक है। लेकिन इसे आगे बदल दिया गया, 1987 में जो एक्ट आया उसमें 1986 में जो एक्ट आया उसमें चेंज कर दिया गया। उसमें चेंज किया गया कि 1 जुलाई 1987 यानी 1 जुलाई 1987 से अब 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 तक क्या रहता है, 1 जुलाई 1987 से ये रहेगा कि आपने भारत में जन्म तो लिया, जन्म लेने के साथ साथ में आपका एक माता या पिता, आपके पेरेंट्स, यानी अगर मैं आपके पेरेंट्स की बात करता हूं तो पेरेंट्स में थे कोई एक व्यक्ति, या माता या पिता, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि एक नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह प्रावधान कर दिए गए। अब नेक्स्ट चेंजेस आए। नेक्स्ट चेंजेस में क्या हुआ, 3 दिसंबर 2003, यानी अगर मैं 2003 के अमेंडमेंट की बात करता हूं, 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में जो अमेंडमेंट हुए वो 2003 में जो अमेंडमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, 3 दिसंबर 2003 से यह प्रावधान कर दिया गया कि दोनों पेरेंट्स ध्यान देना, दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हो या एक पेरेंट भारत का नागरिक हो, लेकिन एक इमिग्रेंट ना हो, क्या ना हो, इमिग्रेंट ना हो, यानी कि अप्रवासी ना हो, अवैध रूप से अप्रवासी नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा बंदा, अगर मैं कहूं अगर पुरुष है, जैसे सपोज मानो कि अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त पुरुष है और उसने शादी कर ली एक महिला से, और वो महिला अवैध रूप से क्या है, अप्रवासी है, यानी कि कहीं इमिग्रेंट है, इलीगल इमिग्रेंट है, अगर वो इलीगल इमिग्रेंट होती है तो फिर वो क्या होगा, सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा। ठीक है, या तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, या फिर एक भारत का नागरिक हो, दूसरा अवैध रूप से क्या हो, इमिग्रेंट ना हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आगे दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में जो 5 प्रावधान जो दिए गए हैं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, उन 5 तरीकों में मैंने पहला तरीका आपको बता दिया है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है, वंश से प्राप्त नागरिकता। पहले में क्या था, पहले में आपने देखा था जो हम जन्म से प्राप्त कर रहे थे। जन्म से प्राप्त कर रहे थे का मतलब क्या, एक भारत के क्षेत्र में आपने क्या हो लिया हो, जन्म लिया हो। अगर आपने एक भारत के क्षेत्र में जन्म लिया है तो जन्म से प्राप्त अधिकार क्या होंगे उसके बारे में बताया था। लेकिन दूसरे नंबर पे जो बताया है वो वंश से प्राप्त अधिकार है। जो अगर वंश से अगर आपको लेनी है नागरिकता, वो कैसे मिलेगी वो ध्यान रखें आप। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, पहले हमने भारत के आंतरिक क्षेत्र की बात करी थी, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो भारत के बाहर की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत के बाहर अगर आप जन्मे हैं तो उनमें क्या तब आप क्या नागरिकता अधिकार कैसे मिल जाएंगे। अगर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक क्या प्रावधान था, अगर आपका पिता, यानी कि अगर आपके पिता क्या है, इंडियन, यानी कि वो क्या है, भारत, अगर आप क्या है भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। समझे आप, अगर आप बाहर जन्मे हैं, बाहर जन्म लेते हैं और आपके पिता क्या है, भारत के नागरिक हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी वंश से प्राप्त नागरिकता के द्वारा, यानी कि समझ रहे हैं आप, इसके द्वारा आपको नागरिकता मिल जाएगी।
सेकंड नंबर में, लेकिन ये कब तक चला? 10 दिसंबर 1992 तक चला। अब यहाँ पे हमें एक चीज नजर आई, वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं के साथ में तो हमेशा ही भेदभाव होता है, जहाँ तक आप शुरुआत से उठा लो, कहीं भी उठा लो, और अभी भी भेदभाव कहीं ना कहीं पे देखने को मिलता है। महिला को पहले भी दबाया जा रहा था और आज भी दबाया जा रहा है। महिलाओं के साथ में कभी भी न्याय होता ही नहीं है, प्रॉपरली न्याय उन्हें कभी नहीं मिलता। लेकिन आजकल कुछ चीजें बदलती भी जा रही हैं, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में ये चीज बदल रही है, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी कि कहीं पे तो पुरुष बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, कुछ एक एरिया में, बट लेकिन ज्यादातर नहीं हो रहा, ज्यादातर महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। अगर गांव में उठा के देख लो तो आज भी काफी सारे केसेस ऐसे मिल जाते हैं। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें महिलाओं को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। चलो कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। 10 दिसंबर 1992 के बाद क्या हुआ कि अब फादर या मदर दोनों में से कोई, ईदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, अगर मैं बात करूं फादर या मदर में से अगर कोई भी, अगर क्या है, भारत का नागरिक है, और 3 दिसंबर तक यही प्रावधान रहता है, फादर या मदर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको वंश से प्राप्त नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि उसे क्या मिल जाएगा? वो सिटीजनशिप पालेगा जन्म से, ठीक है। अगर उसका जन्म क्या होता है, अगर इसमें इसके बीच में होता है और उसके फादर या मदर क्या है, कोई एक सिटीजनशिप है इंडिया का, ठीक है। आप यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया। अगर हम देखो, अगर 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक क्या रहता है, यही प्रावधान रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूं फीमेल और मेल, अगर इसमें देखा जाए, ये भी फादर या मदर में दोनों में से क्या कर दिया जाता है, इनमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आजकल देखो ये सिस्टम क्या हुआ, चेंज होता गया, ये क्या हुआ, चेंज होता गया। यानी कि जैसे जैसे अमेंडमेंट आते गए उसमें बदलाव होते गए। लेकिन अभी जो प्रावधान है वो ये है, तीसरे नंबर का, 3 दिसंबर 2004 से ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर किसी ने जन्म तो लिया, उसके साथ होना क्या चाहिए, 1 साल के अंदर भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण अनिवार्य है। यानी मदर या फादर में से कोई एक सिटीजनशिप तो होना ही चाहिए। साथ साथ में उसने क्या कर रखा हो, 1 साल के अंदर में भारतीय कॉन्सुलेट का मतलब मैं अगर मैं कहूं तो दूतावास, ठीक है, दूतावास में उसने क्या कर रखा हो, रजिस्ट्रेशन करवा दिया हो 1 साल के अंदर में। वो भी टर्म्स दे रखी है कि विद इन 1 ईयर आपको क्या करें, कॉन्सुलेट में रजिस्टर्ड कराना है, तो आपने पंजीकरण करवा दिया हो, ये अनिवार्य है, ध्यान रखें आप। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा क्या होगा, यानी कि अगर मैं कहूं रजिस्ट्रेशन कराने, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे हो सकता है। पहले तो आप समझेंगे इसमें श्रेणी कुछ को, ठीक है, कुछ श्रेणियों को समझ लेंगे, वो श्रेणी हम समझते जाएंगे। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप पहले इसको समझ ले, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका अर्थ हमेशा आप यही समझेंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति को हम हमेशा ऐसे समझेंगे, अनडिवाइडेड पार्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूं अनडिवाइडेड इंडिया की बात करूं तो वह क्षेत्र कहलाता है अनडिवाइडेड इंडिया। 1947 से पहले का जितना भी भूभाग था वो अनडिवाइडेड इंडिया में आता है। यानी कि अगर वो पाकिस्तान का था या बांग्लादेश का था, इसी जगह का अगर कोई व्यक्ति था तो वो क्या है, व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा या भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। आप ध्यान देंगे, वह माता पिता जिसने अविभाजित भारत में जन्म लिया हो या ब्रिटिश भारत में जन्म लिया हो। सिंपल सी बात है, 1947 से पहले के भारत को हम या तो ब्रिटिश भारत बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश भारत ही बोलते हैं हमसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का राज था। आगे पढ़ते हैं, उनको कैसे मिलेगी, तो इसमें प्रावधान दिए गए कि उनको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उनका पंजीकरण के लिए आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। यानी कि पंजीकरण के लिए उसने क्या कर रखा हो, आवेदन दिया हो, लेकिन आवेदन के साथ साथ में वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। लेकिन हाँ, ये समझना कि वो होना चाहिए PIO या भारतीय मूल के व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि उसने क्या हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो, वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। तो पंजीकरण के लिए आवेदन 7 साल से भारत में रह रहा हूं, यानी पंजीकरण देने से, अगर मैंने अभी आज पंजीकरण दे दिया, अगर तुम गए, तुमने क्या करा, आज रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, भारत सरकार को दे दिया, भारत सरकार को तुमने कहा कि ये लो जी मेरा रजिस्ट्रेशन है। उससे पहले आप 7 साल से क्या रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, ये आपके लिए मैंडेटरी है। आगे देखें, भारतीय मूल का निवासी विदेश में रह रहा हो, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, यानी कि क्या है, अनडिवाइडेड पार्ट्स ऑफ इंडिया का कोई व्यक्ति, 1947 से पहले का कोई व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। वो कहेगा कि भाई मैं इंडियन ओरिजिन का, मगर मैं कहूं कि इंडियन ओरिजिन का, मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, यानी कि मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूं, यानी कि अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ इंडिया का व्यक्ति हूं, तो मुझे क्या मिल जानी चाहिए, नागरिकता मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन करवा देगा और अपनी नागरिकता ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे, भारतीय नागरिक से शादी कर भारत में 7 साल से भारत में रह रहा हो। अब यहाँ पे है क्या, कोई व्यक्ति है, उसने क्या करा, भारतीय नागरिक से शादी कर ली,
भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद में उसने क्या करा, भारत में 7 साल से रह रहा है, यानी शादी करने के 7 साल से रह रहा है, तो उसको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर सपोज मान लो कि आप भी, अगर कोई व्यक्ति आया, उसने यहाँ पे क्या है, फीमेल ने यहाँ पे शादी कर ली, शादी करने के बाद में वो क्या करती है, 7 साल तक यहीं पे रहती है, 7 साल के बाद में वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देती है, तो उसे क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना सिर्फ। 4th नंबर पे भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, यानी भारतीय नागरिक है, उसके कोई नाबालिग बच्चे हुए हैं। नाबालिग बच्चे का मतलब यही है कि उस बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हुई है, नाबालिग का यही अर्थ है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 4थे नंबर पे क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं 4थे नंबर पे नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारों में। तो उसमें 4थे नंबर पर दिया गया देशीकरण, इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भी हमें नागरिकता दी जा सकती है। इसमें हम देखते हैं पहले नंबर पे, ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां पर भारतीय नागरिकों को नागरिकता देने में रोका जाता हो। ठीक है, यानी ऐसी कोई सी भी कंट्री जहां पर भारतीय लोगों को नागरिकता देने में क्या हो, अड़चन आती हो, तो वहां पे जल्दी से तुम्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। समझ रहे हो, ऐसे लोगों को नागरिकता जल्दी से नहीं दी जाएगी भारत के अंदर में। अन्य देश की नागरिकता त्याग कर, यानी कि अगर आपने उस देश की नागरिकता त्याग कर दी है तो आप क्या कर लोगे, नागरिकता यहाँ की पा सकते हो। ठीक है, 3 नंबर पे, आवेदन करने की तिथि से 12 महीने से भारत में रह रहे हो या भारत सरकार में कार्यरत हो, यानी कि आवेदन आपने किया है, आवेदन करने से पहले आप 12 महीने से क्या हो, कंटिन्यूली भारत में रह रहे हो, और या फिर आप भारत सरकार में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हो। 4थे नंबर पे क्या है, आपका चरित्र देखा जाएगा कि आपका चरित्र कैसा है। 5th नंबर पे देखा जाएगा कि 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची क्या है, भाषाओं के आधार पे बात करती है। ठीक है, तो भाषाओं की बात करती है, तो भाषा में क्या दिया गया है, भाषा में अगर मैं कहूं 8वीं अनुसूची में निर्धारित भाषा, यानी उसके अंदर जो निर्धारित भाषाएं हैं उसमें किसी एक में निपुण जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, निपुण जानकारी चाहिए। निपुण का मतलब क्या है, हमें उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसे 8वीं अनुसूची में गिवन लैंग्वेजेस में, भाषाओं में। ठीक है, 6ठे नंबर पे है, भारत में रहने का नेक इरादा हो। नेक इरादा का मतलब है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं भारत में रहूं। ठीक, और इसके अलावा, यानी इस पूरे प्रावधानों के अलावा 4थे नंबर पर देशीकरण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अपने पास में एक ऐसा अधिकार रखती है कि वो चाहे तो किसी को भी सिटीजनशिप दे सकती है, लेकिन कब दे सकती है वो देखते हैं हम। क्या दे सकती है, भारत सरकार के पास में अधिकार है कि वो ऊपर दिए हुए प्रावधानों में रियायत दे सकती है, यानी कि इनमें से किसी कुछ एक में रियायत दे सकती है, सभी में रियायत दे सकती है। अगर उस व्यक्ति ने है साहित्य के अंदर में, लिटरेचर के अंदर में, साइंस विज्ञान के अंदर में, आर्ट कला के अंदर में, दर्शन शास्त्र, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पे बात कर रहा हूं तो ये दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूं, फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे फिलॉसफी आ जाती है, शांति आ जाती है, मानवाधिकार आ जाता है, इनमें अद्भुत कार्य किया हो, यानी कि अगर मैं कहूं इनके अंदर में इन्होंने क्या कर रखा हो, काफी अच्छा। अद्भुत कार्य का मतलब है इन्होंने काफी अच्छा कार्य इन्होंने किया हो, तो इसको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये भारत सरकार की तरफ से है रियायत देने का तरीका, यानी कि अगर आपने इनमें कोई विशेष कार्य कर रखा है, लिटरेचर में, कला में, ठीक है, विज्ञान के अंदर में कोई विशेष कार्य किए हैं आपने जो कि काफी अद्भुत हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, यानी कि भारत सरकार आपको सिटीजनशिप दे देगी। 5वें नंबर पे जो सिटीजनशिप प्राप्त करने का अधिकार है, 5वां अधिकार जो हमारे भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में डिफाइन है, वो दी गया है भूभाग को मिलाकर या समावेश के द्वारा। भूभाग को मिलाकर या समावेश के द्वारा मतलब एक ही है कि अगर मैं कहूं कि कोई भी एरिया भारत के अंदर में मिला लिया जाएगा तो उसके पास में क्या मिल जाएगी, उन वहां के लोगों को सिटीजनशिप खुद ही मिल जाएगी। तो उसके प्रावधान बना दिए जाते हैं, भूभाग को मिलाकर समावेश के द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाकर क्या किया जाएगा, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि पौंडीचेरी अगर मैं बात करूं पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी हमारे भारत के आज़ादी के बाद हमने उसको भारत में मिलाया है। जब आप ऐसी काफ़ी सारी रियासतें भी हमने भारत में मिलाई हैं, तो कुछ ऐसी जो रियासतें या मैं कहूँ या फिर पौंडीचेरी, कुछ ऐसे क्षेत्र को जब हमने मिलाया तो वहाँ के लिए हमने प्रावधान कर दिया कि कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा, इसके प्रावधान कर दिए। ठीक है, ये तो अब हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया कि नागरिकता प्राप्त करने के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को हमने टोटली जान लिया है। अब हम जानेंगे कि नागरिकता को त्याग करने का तरीका या खोने का तरीका क्या होगा, उसे और जान लेते हैं हम। तो अब हम देखते हैं नागरिकता अगर खो जाती है या नागरिकता का खोना या नागरिकता का रिनंसिएशन हो जाना तो वो कैसे होगा। इसके 3 तरीके हैं
जो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में डिफाइन किए गए हैं, उसी के आधार पर आपकी नागरिकता क्या है, छीन ली जाएगी या फिर उसे खो दिया जाएगा। तो हम पहले देखते, पहले नंबर पे है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन बोले या त्याग, त्याग के द्वारा, खुद के द्वारा त्यागना, यानी कि खुद से आप त्याग दोगे, खुद के द्वारा त्यागना, और वो डिक्लेरेशन के द्वारा होगा। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, घोषणा आप कर देते हो कि हाँ भाई मैं नहीं करता, एक घोषणा पत्र दे दिया आपने कि भाई मुझे यहाँ की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो आप खुद से त्याग रहे हो, तो वो है त्यागना, रिनंसिएशन पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे टर्मिनेशन, ठीक है, समाप्ति या खात्मा हो जाना, अपने आप में खात्मा हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने क्या करा, अन्य देश की नागरिकता दे दी। हमारा देश क्या करता है, एक नागरिकता यानी एकल नागरिकता की बात करता है कि आप एक ही सिटीजनशिप ले पाओगे, यानी पूरे भारत में एक ही नागरिकता चलेगी। तो एक ही नागरिकता चलेगी, तो एक नागरिकता के आधार पर अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ले ली तो फिर आपकी नागरिकता खो जाएगी। यानी कि आप क्या कर देंगे, आपने इस देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता छोड़ देंगे, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, यानी कि अपने देश की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता को छोड़ लेने के बराबर होगा। उसे बोलेंगे टर्मिनेशन या समाप्ति या खात्मा, यानी कि आपकी जो नागरिकता होगी अब उसका खात्मा हो जाएगा, या वो समाप्ति हो जाएगी, या खत्म हो जाएगी। ये है टर्मिनेशन का मतलब, ठीक है। थर्ड नंबर पे है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन या मतलब वंचन। अभी क्या होगा, सरकार द्वारा, अगर सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता को सस्पेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना, यानी अगर नागरिकता आपके पास में नहीं रहेगी उससे वंचित रखा जाएगा। किस केस में रखा जाएगा, अगर आपने कोई धोखा किया हो, निष्ठाहीन हो, यानी डिसलॉयल हैं आप, निष्ठाहीन है, शत्रु के साथ संचार है, कम्युनिकेशन किया हो आपने किसी के शत्रु के साथ, एनिमी कंट्रीज के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, या बांग्लादेश के साथ में, या चाइना के साथ में आपने क्या करा हो, कम्युनिकेट कर रखा हो, तो इस केस में भी आपके साथ में क्या होगा, आपकी नागरिकता तुरंत छीन ली जाएगी आपसे कि हाँ भाई नागरिकता इधर देके जा, तू बजा उधर, ठीक है। नेक्स्ट, 2 साल की कारावास। अगर आपने 2 साल की जेल अगर हो रखी है, आपको कारावास हो रखा है, तो इस केस में आपसे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। तो आज के प्रावधानों में हमने जान लिया कि नागरिकता को लेकर हमारे देश में 1955 के बाद में अगर मैं करूं, नागरिकता अधिनियम 1955 को लेकर जो अधिनियम, जो उसमें प्रावधान दिए गए, तो उन प्रावधानों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो अब चल रहे हैं, यानी कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अब आपके पास में क्या क्या अधिकार हैं कि आप नागरिक होने के, और अगर आप बता भी सकते हैं किसी व्यक्ति को कि हाँ भाई आपके पास में ये अधिकार हैं, आप नागरिक ऐसे, अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसको बता सकते हो कि आपके पास में ये अधिकार हैं कि आप नागरिकता ऐसे ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई इमिग्रेंट है उसे भी अब नए नए प्रावधानों के थ्रू जोड़ा जा रहा है, उसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम आगे देखते हैं कुछ नए पार्ट्स के साथ में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।